Hello guys, welcome to the innovation classes. Today our topic is blood. So what is blood? Blood का जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो है रक्त. तो आज हम इसकी डेफिनेशंस और इसके कंपोजिशंस के बारे में, फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे और क्या ये किस किस चीज से मिलके बना है, फिर उसको आगे डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. जैसे कि हमने अपनी कनेक्टिव टिश्यू वाली वीडियो में पढ़ा था, जो ब्लड है वो भी एक मतलब कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. बेसिकली जो होते हैं वो दो ही टाइप्स के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक हमारे लिम्स और एक ब्लड. ये दो ही जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी. जो ब्लड है वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं, सर्कुलेशन में होता है अराउंड द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता रहता है जो ब्लड होता है. प्रोपेल्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. जब हमारा हार्ट पंप करता है उसके थ्रू जब हमारा ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब प्रोपेल्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. प्रोपेल्ड का मतलब होता है चलाना, उसको चलाते किससे? हार्ट. जब हमारा हार्ट पंप होता है तो वो सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में. It transport oxygen, nutrients, hormones, antibodies and cells of the immune systems. क्लोटिंग फैक्टर वेस्ट. ब्लड का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम को, क्लोटिंग फैक्टर्स और वेस्ट, इन सब चीज को ट्रांसपोर्ट कराता है जो ब्लड होता है. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ क्लियर स्ट्रॉक कलर्ड वाटरी फ्लूइड. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड किससे मिलकर बना है? जो क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है ब्लड, एक मतलब क्लियर है और स्ट्रॉ कलर है, मतलब स्ट्रॉबेरी लाइक कलर है जो उसका. वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, और इसको प्लाज्मा कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशंस ऑफ ब्लड. जो ब्लड है हमारा किस किस चीज से मिलके बना है? हमारा जो ब्लड है वो दो चीज से मिलके बना है, एक हमारा प्लाज्मा और हमारे ब्लड सेल्स. अब जो प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, अगर हम ब्लड को मतलब ब्लड में जो इन दोनों चीज को अलग अलग कर दे तो जो 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो हमारा प्लाज्मा का है और 45% जो वॉल्यूम है वो ब्लड का हमारे ब्लड सेल्स, उसमें जो है ब्लड सेल्स प्रेजेंस है. अब प्लाज्मा में क्या क्या, मतलब कि वाटर, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, गैसेस, इन सब चीज को में प्लाज्मा में ये सब चीज प्रेजेंट है. और जो हमारे ब्लड सेल्स है जैसे हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और हमारे प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड सेल्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है. अब मेनली जो है 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर है. उसके बाद है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे हार्मोन्स और गैसेस. अब हम प्लाज्मा प्रोटीन को पढ़ेंगे. प्लाज्मा प्रोटीन क्रिएट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप्स द प्लाज्मा फ्लूइड इन सर्कुलेशन. अब प्लाज्मा प्रोटीन क्रिएट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्यों? जिससे वो विच कीप्स द प्लाज्मा फ्लूइड इन सर्कुलेशन, जिससे जो है प्लाज्मा हमारा जो है वो सर्कुलेशन में बना रहता है, किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन में जाके जमा नहीं हो जाता, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से. अगर जब हमारा प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो कम हो जाता है उसकी वजह से जो हमारा प्लाज्मा है वो टिश्यू में चला जाता है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है. तो इसीलिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड में जिससे कि हमारा प्लाज्मा जो है वो सर्कुलेशन में बना रहता है. प्लाज्मा विस्कोसिटी ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन. अब जो प्लाज्मा के जो विस्कोसिटी है, मतलब जो उसकी थिकनेस है, जो गाढ़ापन है प्लाज्मा का, वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है. जो प्लाज्मा की जो हमारी विस्कोसिटी है वो प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोवाइड करवाती है उसको. जो हमारे जो मेन प्रोटीन है प्लाज्मा के वो है एल्बुमिन, फिब्रिनोजेंस एंड ग्लोबुलिन. एल्बुमिन जो है वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो होता है हमारा एल्बुमिन. हमारा ग्लोबुलिन जो कि हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जो डिफेंस में हेल्प करता है प्रोटीन, वो हमारा ग्लोबुलिन होता है. और इसके बाद आता है फिब्रिनोजन जो कि हमारे क्लोटिंग में हेल्प करता है. अब है इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब हमारे जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. अब मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इनका भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं
कैसे कि दे हैव अ रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ये बहुत सारे फंक्शंस करवाते हैं। अब जैसे कि हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या कौन हेल्प करता है, हमारा कैल्शियम जो होता है वो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में मतलब उसमें हेल्प कराता है। ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स, अब नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशंस में कौन कौन हेल्प कराते हैं, हमारे कैल्शियम, पोटेशियम, हमारा सोडियम। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो हमारा ब्लड का जो पीएच लेवल है मतलब एसिड बेस बैलेंस कौन कराता है, हमारा फॉस्फेट। अब ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। अब हमारा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस एसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ, न्यूट्रिएंट जो है हमारे सेलुलर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में बहुत ही मतलब एसेंशियल है, मतलब बहुत जरूरी है। जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी सेलुलर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में include amino acids and vitamins. They are transported in the bloodstream from the site of production and absorption. अब वो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन की साइट से ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में। दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शंस। अब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा यूरिया, केराटिन एंड यूरिक एसिड्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। अब हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, केराटिनिन एंड यूरिक एसिड्स। अब ये क्या करता है, कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अब जो हमारा ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो किडनी में ले जाता है और किडनी उसे एक्सक्रीट आउट करती है, पर वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड के थ्रू। जैसे कि हमारा CO2 है इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। अब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम एक्सेल करते हैं, पर वो उसे एक्सेल करने के लिए जो ब्लड वो जाता कैसे है, हमारी जो ब्लड है उसे लंग्स में ले जाती है और वहां से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब थ्रू एक्सेलेशन के प्रोसेस से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हमारा हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन जो है केमिकल मैसेंजर्स है। हमारे हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो सिंथेसाइज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये केमिकल मैसेंजर्स है। एंड हॉर्मोन्स इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड टिश्यू एंड ऑर्गन। जो हमारे हॉर्मोन है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके हमारे जो है टारगेटेड टिश्यू एंड ऑर्गन पे चले पढ़ेंगे। सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, जो ब्लड का सेलुलर कंटेंट है उसके बारे में, उसमें क्या वो किस किस चीज से मिलके बना है, उसमें 3 चीज प्रेजेंट है, हमारे इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और हमारे थ्रोम्बोसाइट्स। हमारा जो इरेथ्रोसाइट्स है मतलब हमारी RBC जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, हमारी ल्यूकोसाइट्स WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, और थ्रोम्बोसाइट जो हमारी प्लेटलेट्स है। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में कि जो ब्लड सेल्स है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और कहाँ होती है। सिंथेसाइज्ड मेनली इन रेड बोन मैरो, जो हमारे ब्लड सेल्स है वो मेनली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारी रेड बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो कहाँ होती है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके जो एंड पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक डायग्राम में बना देती हूँ, जैसे कि हमारी बोन है, अजीब सा डायग्राम है बस, जो इनके एंड्स है यहाँ पे और यहाँ पे, जो इनके एंड्स है यहाँ पे जो होती है रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होगी, जैसे हमारी थाई की बोन्स होती है, फीमर बोन हो गई, यहाँ ये जो लॉन्ग बोन होती है यहाँ पे जो रेड बोन मैरो ये प्रेजेंट होते हैं इनके एंड्स पे। फ्रॉम उसमें भी कहाँ से, फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, जो कि किसी भी टाइप सेल टाइप्स की तरह बन जाते हैं, किसी भी सेल टाइप्स की तरह फॉर्म्ड हो जाते हैं, वो होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। एंड गो थ्रू सेवरल डेवलपिंग स्टेजेस बिफोर एंटरिंग द ब्लड। अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में होने के बाद बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस से होके जाते हैं ब्लड में। सम लिम्फोसाइट्स एडिशनल आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोइड टिश्यू। अब हमने जैसे पढ़ा कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड बोन मैरो में सिंथेसाइज होते हैं, पर जो सिंथेसाइज होते हैं, पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यू में भी प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। Till 20 year of life, red marrow occupies completely fill the space within the bone. अब क्या होता है, जो हमारी रेड बोन मैरो है
हमारे जब हम 20 ईयर की एज में हो जाते, पहले तो हमारी जो रेड बोन मैरो है वो पूरी मतलब प्रेजेंट होती है हमारी बोन में पूरी तरह, पर जब 20 ईयर की एज हो जाती है तो वो एंड्स पे चली जाती है और जो उसका मिडल वाला एरिया है वो एक येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो फैट, ये बीच में फैट कंटेन हो जाता है जो कि हमारा येलोइश कलर का होता है, इसलिए वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है जो हमारी रेड बोन मैरो होती है 20 ईयर ऑफ एज पे जाके। Till 20 year of life, red bone marrow occupies completely fill the space within the bone and later it replaced by fatty yellow marrow. अब हम पढ़ेंगे इरेथ्रोसाइट्स के बारे में, मतलब जो हमारे आरबीसीज होते हैं, और ये 99% जो हमारे सेलुलर कंटेंट होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होती है वो हमारी आरबीसीज होती है, मतलब 99% हमारी आरबीसीज प्रेजेंट होती है। बाइकॉनकेव डिस्क, नो न्यूक्लियस। अब कैसी होती है ये? बाइकॉनकेव डिस्क होती है, मतलब एक डिस्क लाइक इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव, और कुछ इस तरह से हमारी आरबीसी जो होती है एक डिस्क लाइक होती है और बीच में से जो होता है इसका थोड़ा सा बाइकॉनकेव, मतलब शेप इसकी बाइकॉनकेव जैसी होती है। नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो डायमीटर होता है वो है 7 माइक्रोमीटर का। अब मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है, हमने पढ़ा है कि 99% जो है वो आरबीसीज प्रेजेंट है, तो मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स है। मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मेनली ऑक्सीजन। अब इसका क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट कराना गैसेस को, जैसे कि मेनली क्या है? ऑक्सीजन को, बट ऑल्सो दे कैरी सम CO2। इनका मेन फंक्शन क्या है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, पर थोड़ा बहुत अमाउंट ये CO2 का भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं। फ्लेक्सिबल इन नेचर सो दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। अब आरबीसी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, जिससे जो हमारी नैरो कैपिलरीज होती है उनमें आगे स्क्वीज हो जाती है, मतलब उसमें पास जो हमारी नैरो कैपिलरीज होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ही ज्यादा, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, जिससे वो हमारी कैपिलरीज में भी जा सके। नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब इनमें कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गन नहीं है, मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, अंदर से ये खाली है। तो क्या है? लिविंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि आरबीसी अंदर से खाली होगी, न्यूक्लियस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारा पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड सब्सटेंस है एक तरह से, जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, हीमोग्लोबिन। RBCs cannot be divided, so need to be continually replaced by the new cells. अब RBCs है वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो उन्हें कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, मतलब ये रिप्लेस्ड होती है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है, इसलिए अभी डिवाइड नहीं हो सकती, तो इन्हें रिप्लेस कर जाता है कहाँ से? फ्रॉम द रेड बोन मैरो से। जो हमारी रेड बोन मैरो जो हमारी सेल्स को बनाती है वहीं से रिप्लेस्ड होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। जो इनका लाइफ स्पैन है बहुत छोटा है, सिर्फ 120 डेज का है, और ये डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ ये रिप्लेस्ड होती रहती है। हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, हमारे रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन। अब इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? हीमोलाइसिस आकर इन द स्प्लीन, हमारी स्प्लीन में, बोन मैरो में एंड लीवर में इनका डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में, जो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अब ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, जैसे कि हमने पढ़ा था आरबीसीज और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड सेल्स है, तो इनमें जो सबसे बड़े होते हैं साइज में वो होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज। बट जो ये प्रेजेंट है ओनली 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम में प्रेजेंट है, क्योंकि 99 जो हमारा प्रेजेंट है 99% वो हमारे आरबीसीज है, और बाकी का 1% ये हमारे WBCs प्रेजेंट है। मेन फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। अब इनका WBCs का मेन फंक्शन क्या है? हमारे डिफेंस में और हमारे इम्यूनिटी में हेल्प कराते हैं। ये डिफेंस में मतलब हमारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से, फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें डिफेंड करते हैं और हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। दे कंटेन न्यूक्लियाई। अब हमने पढ़ा था जो आरबीसीज होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पर जो हमारे WBCs है इनमें न्यूक्लियस है, and some have granules in their cytoplasm। और उनमें कुछ सेल्स में इनके ग्रेनुअल्स भी है उनके साइटोप्लाज्म में। अब ये जैसे कि दो टाइप्स में होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होता है, और एग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें ग्रेनुअल्स एब्सेंट होता है।
जैसे कि हमारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, इजोनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये जो सेल्स होते हैं इनमें जो हमारा ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होता है, और जो हमारे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं इनमें ग्रेनुअल्स एब्सेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। दे आर वेरी स्मॉल डिस्क शेप सेल्स फ्रेगमेंट्स। ये साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती है एज कंपेरेटिव टू WBCs, और डिस्क शेप में होती है, और जिनका डायमीटर होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। डायमीटर इज 2 to 4 माइक्रोमीटर, और दे हैव नो न्यूक्लियस। अब इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, जैसे कि हमारी RBCs में भी न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो 7 to 8 डेज का ही होता है। साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रेनुअल्स कंटेनिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब जो इनमें साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को कंटेन करता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो हीमोस्टेसिस करवाता है, विच कॉज हीमोस्टेसिस, मतलब कि सीजेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को सीज कर देता है, जो ब्लड फ्लो है उसको सीज कर देता है, वो फैक्टर को कंटेन करके रखते हैं प्लेटलेट्स में, साइटोप्लाज्म में। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।